हेलो एवरीवन, मैं आलोक आप सभी का मेरी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम आज अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। तो हम पढ़ रहे थे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से ईरान से यहाँ आता है। एक्चुअली आता नहीं है, उसको लाया जाता है। बचपन में जो होता है उसको मंगोलियों के द्वारा बगदाद एक जगह का नाम है जहाँ के मार्केट में उसे दास के रूप में बेच दिया जाता है और उसको जो है इल्तुतमिश द्वारा खरीदा जाता है और ख़रीदने के बाद बचपन में ही उसे जो है भारत ले आया जाता है। मतलब बचपन में ही उसको जो है मंगोलों के द्वारा बेच दिया जाता है और उसे इल्तुतमिश ने खरीदता है और इल्तुतमिश जो उसे अपना इंडिया लेकर आता है। इंडिया में लाकर हमने पढ़ा था कि उसे जो है दल चालीसा का सदस्य बनाया जाता है और वो अपनी मेहनत अपनी ताकत के साथ जो है आगे बढ़ता है और किस तरीके से वो दिल्ली का शासक बनता है उस चीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। तो चलो हम एक युद्ध देखते हैं, एक वॉर देखते हैं जो गयासुद्दीन बलबन ने किया था एक तरीके से विद्रोह को दबाने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल में। तो बंगाल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है तुगरीक खान। तो बंगाल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है तुगरीक खान, उसने क्या कर दिया है, बंगाल में विद्रोह कर दिया है। विद्रोह करने का मतलब है कि उसने जो है ये बोल दिया है कि मैं अब स्वतंत्र हूँ और मैं जो हूँ गयासुद्दीन बलबन से अलग हूँ, अब आज़ाद राजा हो गया हूँ। तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए जो दिल्ली में बैठा गयासुद्दीन बलबन है वो क्या करता है, अपने एक व्यक्ति को भेजता है जो अवध में इक्तेदार होता है, उसका नाम होता है आमिर खान। तो बलबन आमिर खान को कहता है कि तुम जाओ और बंगाल में बैठे तुगरीन खां के विद्रोह को दबाकर आओ। तो जब ये विद्रोह के दमन के लिए बंगाल में जाता है कौन, आमिर खां, तो ये जो है आमिर खां यहाँ पर तुगरीन खां के विद्रोह को दबाने में सफल नहीं रहता है, असफल रहता है। तो दिल्ली का जो गयासुद्दीन बलबन है हमें पता है कि बहुत ही कठोर दंड दिया करता था। इसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि ये बिना पक्षपात के कठोर दंड देने का काम करता था, इसीलिए इसकी नीति को लौह रक्त की नीति कहा जाता था। तो जब आमिर खां जो है तुगरीन खां के विद्रोह को दबाने में असफल रहता है तो ये क्या करता है, इसको आमिर खां को मरवा देता है, इसका गला कटवा देता है, मतलब इसका सर कलम करवा देता है कि ये सफल नहीं रहा, क्योंकि ये जो है गलती करने पर जो है क्षमादान नहीं करता था, इसीलिए लौह रक्त की नीति बोलते हैं ये अपनाता था। तो दूसरी बार जब सेकेंड टाइम विद्रोह का दमन करने के लिए ये किस व्यक्ति को भेजता है, ये भेजता है मलिक मुकरुद्दीन को। तो जब ये मलिक मुकद्दिर को भेजता है बंगाल में तुगरीन खां के विद्रोह को दमन करने के लिए, तो ये जो है मलिक मुकद्दिर ये सफल हो जाता है और सफल होने के चलते ये तुगरीन खां को हरा देता है और बंगाल में जो विद्रोह होता है उसको दबा दिया जाता है। तो ये एक विद्रोह के दमन करने हेतु जो सामने बात निकल कर आती है वो हमें ये बताती है कि किस तरीके से जो गयासुद्दीन बलबन है वो अपने फैसले लेता था, अपने निर्णय सुनाता था। तो हमने बात करी कि इसने कुछ एक काम और भी करे थे, जैसे इसने सेना के लिए एक अलग विभाग बनवाया था, साथ ही साथ इसने एक गुप्तचर विभाग भी बनाया था जिसको दीवाने बारीद कहते थे। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक नहीं था, मैं ये बता दूं, हमें सिर्फ सुनने में या लिखने में आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, लेकिन इसके बाद भी कुछ छोटे मोटे शासक रहे हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू ना होते हुए उनको हम ज़्यादा देखने में, उनके बारे में ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यू मार्स था, उसका नाम क्यू मार्स था। अब हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की वापस से, तो 1887 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन बलबन की मौत हो जाती है और इनका मकबरा जो है दिल्ली में मेहरौली के अंदर बनवाया जाता है। इनको मैंने बताया कि बचपन में ही जैसे मंगोलों ने बगदाद के मार्केट में इन्हें बेचा था और कैसे किसी ने खरीदा था वो बताया था। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी अपने ग्रुप में उच्च श्रेणी के सरदार थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने मंगोलों से लोहा लिया था। मतलब बचपन में जिस तरीके से मंगोलों ने इनको बगदाद के मार्केट में बेचा था तो उस चीज़ का बदला इन्होंने बड़े होकर लिया और मंगोलों से लोहा लिया, मंगोलों से लड़ाई करी, युद्ध करा और उनसे युद्ध करके इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया था कि ये भी किसी से कम नहीं थे, ये पूरे तरीके से एक शासक के रूप में शासन करने के लायक थे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से काम किया और सन 1287 में ये परलोक सिधार गए। तो ये सब कुछ था हमारे गयासुद्दीन बलबन के बारे में और इसी वीडियो के साथ जो है स्लेव डायनेस्टी का समापन होता है, स्लेव डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है।
तो ये सब थी बातें हमने जो आज डिस्कस करी हैं। आई होप सभी के समझ में आया होगा। बाकी जो है एक रिविजनरी क्लास इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी, जिसमें हम सभी लोगों के बारे में पढ़ लेंगे जिनके बारे में दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट देते रहिए।